हुए दिखाई देते हैं। उन सब की बॉडी को बुलेट से बुरी तरह छलनी कर दिया गया है। लेकिन ये लोग कौन हैं? इनकी पहचान हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगी। इसके बाद हमें मोरक्को के एक रिमोट इलाके का सीन दिखाया जाता है। एंडी और बुकर नाम के दो प्राइवेट मर्सनरीज अपने एक मिशन के लिए मोरक्को आए हैं। इनका काम बेसिकली सरकारी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग मिशंस को अंजाम देना है। टेररिस्ट्स को खत्म करने से लेकर कई रिस्की कामों के लिए लोग इन्हें हायर करते हैं। इस बार भी वे CIA के एक एजेंट से ऐसे ही एक मिशन के बारे में बात करने आए हैं। लेकिन एंडी यह मिशन नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उनके ग्रुप के रूल्स के हिसाब से एक ही एजेंसी के लिए कभी 2 बार काम करने का नियम नहीं है। वे पहले ही कई साल पहले CIA के लिए एक मिशन कर चुके थे, पर बुकर उन्हें बताता है कि इस बार सिचुएशन काफी एक्सट्रीम है, इसलिए CIA एजेंट से बात करने के बाद शायद एंडी का मन बदल जाए। फिर वे दोनों होटल जाकर अपने बाकी 2 साथियों निकी और जो से मिलते हैं। थोड़ी देर वहां गपशप करने के बाद एंडी और बुकर CIA एजेंट कोपली से मिलने जाते हैं। वह उन्हें बताता है कि साउथ सूडान के एक स्कूल में कुछ टेररिस्ट्स ने बच्चों को बंधक बना लिया है और स्कूल टीचर्स को मार दिया है। जिन बच्चों को बंधक बनाया गया है उन सब की उम्र 8 से 13 साल के बीच है। इतने छोटे बच्चों को इन खतरनाक टेररिस्ट्स के चंगुल से बचाने के लिए बहुत सावधानी और परफेक्शन के साथ काम करना होगा। इसीलिए CIA को एंडी का मर्सनरी ग्रुप इस मिशन के लिए सबसे सही लगा। पूरा मामला जानने के बाद बच्चों की खातिर एंडी अपने ग्रुप के रूल्स तोड़कर मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि कोपली से बात करते वक्त पूरे समय दूर से एक स्नाइपर उन पर नजर रख रहा था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मीटिंग खत्म होने के बाद कोपली को उस स्नाइपर की तरफ हाथ हिलाते हुए देखा जाता है। तो इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर, मिशन शुरू होने से पहले उन सबको USA मिलिट्री हेलीकॉप्टर से सूडान की एक वैली में ले जाया जाता है। इसके बाद देर रात वे अपना मिशन शुरू करते हैं। लेकिन उन्हें जो लोकेशन दी गई थी वहां घुसने के बाद वह जगह कहीं से भी स्कूल जैसी नहीं लगती। फिर भी वे अपना मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। एक किले जैसी बिल्डिंग में घुसने के बाद उन्हें कुछ लोगों की हलचल महसूस होती है और वे अपनी तलवारों और साइलेंसर लगी पिस्तौलों से एक एक करके उन पर अचानक हमला करना शुरू कर देते हैं। इस तरह कई लोगों को ढेर करने के बाद वे एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ की दीवारों में कई दरवाजे थे। अचानक उन दरवाजों के पीछे से कुछ नकाबपोश सोल्जर्स बाहर आते हैं और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ समझने से पहले ही गोलियों की ऐसी बौछार होती है कि उन सबको छलनी कर दिया जाता है और वे सब एक साथ जमीन पर गिर पड़ते हैं। मूवी के बिल्कुल शुरुआती सीन में हमने यही नजारा देखा था। अब इतनी गोलियां खाने के बाद तो किसी भी इंसान का ऊपर पहुंचना तय है, लेकिन कुछ ही देर में वे चारों हिलने डुलने लगते हैं। यहाँ तक कि उनके शरीर के जख्मों से गोलियां खुद ब खुद बाहर गिरने लगती हैं और घाव अपने आप भरने लगते हैं। इन जख्मों के भरने से यह साफ हो जाता है कि उन सबके पास गजब की हीलिंग पावर है, यानी उनकी कोई भी चोट अपने आप ठीक हो जाती है। बिल्कुल सुपर हीरो वुल्वरीन जैसी पावर। खैर, अब अपनी पुरानी हालत में वापस आते ही वे उन नकाबपोश सोल्जर्स को संभलने का मौका तक नहीं देते। जबरदस्त स्टाइल में पिस्तौल और तलवारें चलाकर वे एक एक करके सभी सैनिकों को खत्म कर देते हैं। इनकी फाइटिंग स्किल्स देखकर तो कोई भी मार्शल आर्टिस्ट चकरा जाए। सिर्फ इन 4 लोगों ने मिलकर लगभग 30 सैनिकों को ऊपर पहुंचा दिया। इसके बाद सबके मन में सवाल आता है कि उन पर हमला करने वाले ये सोल्जर्स आखिर थे कौन और स्कूल के बच्चे कहाँ हैं। तभी दरवाजे के एक कोने पर नजर पड़ते ही एंडी समझ जाती है कि उनके साथ कितना बड़ा गेम खेला गया है। इस पूरे वक्त CCTV कैमरों के जरिए कमरे की हर चीज रिकॉर्ड की जा रही थी। उधर कोपली भी अपने कमरे में बैठकर इस फुटेज के बारे में किसी से बात करता हुआ दिखता है। अब यह साफ है कि CIA को उनके एक सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। असल में ये फाइटर्स कोई आम इंसान नहीं है। हीलिंग पावर की वजह से इन्हें लगभग अमर इमॉर्टल कहा जा सकता है। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करके वे लंबे समय से मानवता की भलाई के लिए लड़ते आ रहे हैं। प्राइवेट मर्सनरी ग्रुप के भेष में आतंकवाद को रोकना और मासूमों को बचाना ही उनका असली मकसद था। लेकिन दुनिया के लोग इतनी आसानी से कहां सुधरने वाले हैं। कुछ साल पहले CIA के कहने पर एक ऑपरेशन के दौरान वे उनकी नजरों में आ गए थे। इतने सालों से CIA उन पर गुपचुप नजर रखकर उनका सीक्रेट जानने का प्लान बना रही थी और सूडान के स्कूल वाले बच्चों का किडनैपिंग केस भी दरअसल CIA का ही बुना हुआ एक जाल था। इस तरह अपना सीक्रेट रिवील हो जाने के बाद टीम लीडर एंडी काफी परेशान हो जाती है। सबको समझ आ रहा था कि CIA अब किसी भी तरह उन पर मेडिकल रिसर्च करना चाहेगी। इसके लिए अगर उन्हें काट पीट कर भी देखा जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगर एक बार इस हीलिंग पावर का राज उनके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया में टहलका मच जाएगा। अब एंडी सबको बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द कोपली से मिलकर इस मामले को सुलझाना होगा। इधर अगले सीन में हमें फिर से अफगानिस्तान का एक नजारा दिखता है। USA मिलिट्री और नेवी के सैनिकों की एक टुकड़ी एक ग्रुप को पकड़ने के लिए मिशन चला रही थी। USA मरीन कमांडर नाइल फ्रीमैन पहले कुछ अफगान महिलाओं से बात करके उस लोकेशन का पता लगाने में कामयाब हो जाती है जहां वह आदमी छिपा हुआ था। अचानक वह आदमी दरवाजे के पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। नाइल अपनी टीम के साथ तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है और उस आदमी को गोली मार देती है। क्योंकि उन्हें उस आदमी को जिंदा पकड़ने का
ऑर्डर मिला था, इसलिए नाइल उसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वह आदमी अचानक साइड से एक चाकू उठाकर नाइल का गला रेत देता है। देखते ही देखते उसके गले से तेजी से खून बहने लगता है और वह मौत के करीब पहुंच जाती है। उसका साथी डीजी ये देखकर रोने लगता है और खून रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर कुछ फायदा नहीं होता। इसके बाद नाइल को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद नाइल खुद यह देखकर दंग रह जाती है कि वह मरना तो दूर, उसके गले पर चाकू का एक निशान तक नहीं बचा है। मतलब लिटरली गला कटने के बाद भी वह भली चंगी जिंदा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नाइल के अंदर भी वही हीलिंग पावर है। हालांकि नाइल को खुद इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह काफी हैरान और कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसका साथी डीजी भी उसे एकदम ठीक हालत में देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। जल्दी ही मिलिट्री में यह बात फैल जाती है और नाइल को कुछ और टेस्ट्स के लिए ले जाने की बात कही जाती है। दूसरी तरफ एंडी और उसकी टीम उस वक्त सूडान से ट्रेन के जरिए लौट रही थी। ट्रेन में बैठे बैठे ही अचानक उन सबको एक सपना आता है जिसमें वे नाइल के साथ हुई सारी घटनाएं देखते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास सिर्फ हीलिंग पावर ही नहीं है, बल्कि वे मीलों दूर बैठे अपनी ही बिरादरी के लोगों के बारे में सपनों के जरिए जान लेते हैं। अब एंडी नाइल को लेकर और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने नाइल को सपने में देखा है तो मुमकिन है कि नाइल ने भी उन्हें देखा हो। अगर कोई नाइल को पकड़ लेता है तो उसके जरिए टीम तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसलिए एंडी फैसला करती है कि वह नाइल को रेस्क्यू करने के लिए अफगानिस्तान जाएगी। वह बाकी टीम को कोपली से मिलने भेज देती है और खुद अफगानिस्तान के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच कहानी में स्टीवन मैरिक नाम के एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। मैरिक अमेरिका की एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है, जो हमेशा अपनी दवाइयों के बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नए नए रिसर्च करना चाहता था। इसके लिए वह इन्वेस्टमेंट जुटाने के मकसद से रेगुलर मीटिंग्स और सेमिनार करता रहता था। ऐसे ही एक सेमिनार के बाद कोपली उससे मिलता है और उसे सूडान के उस फेक मिशन की फुटेज दिखाता है। वीडियो देखने के बाद मैरिक को एंडी की टीम की ताकतों पर पूरा यकीन हो जाता है, लेकिन सिर्फ फुटेज से काम नहीं चलने वाला था। रिसर्च के लिए उसे जिंदा इंसान चाहिए थे, यानी वह उन चारों को किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में चाहता था। कोपली उसे आगाह करता है कि वह ज्यादा से ज्यादा एक को पकड़ने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसने खुद सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि ये लोग कितने खतरनाक फाइटर्स हैं। फिर भी मैरिक उन सबको पकड़कर लाने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के मिलिट्री बेस पर एक ऑफिसर नाइल को टेस्ट के लिए ले जा रहा था। तभी अचानक एंडी वहां पहुंचती है और पलक झपकते ही उस ऑफिसर को ढेर कर देती है। इसके बाद वह नाइल को भी मुक्का मारकर बेहोश कर देती है और अपनी गाड़ी में डालकर ले जाती है। रास्ते में जब नाइल को होश आता है तो वह लात मारकर गाड़ी का दरवाजा खोल देती है और बाहर कूद जाती है। एंडी गाड़ी रोककर उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो नाइल भागने लगती है। तभी एंडी अचानक नाइल के माथे पर सीधे गोली मार देती है, लेकिन सिर पर गोली लगने के बावजूद अगले ही पल नाइल फिर से उठ खड़ी होती है। अब वह एंडी से उसकी पहचान और इरादे पूछती है तो एंडी बताती है कि वह उसे बचाने के लिए यहाँ से ले जाने आई है। फिर भी नाइल उसके साथ हाथापाई करती है और एंडी के शरीर में चाकू घोंप देती है। पर जब उस जख्म से एंडी को कुछ नहीं होता तब नाइल समझ जाती है कि यह भी बिल्कुल उसी की तरह है। एंडी उसे बताती है कि उसके पास नाइल के हर सवाल का जवाब है, क्योंकि वह उन्हीं की तरह के इमोर्टल्स के ग्रुप की लीडर है। आखिरकार नाइल उस पर भरोसा करके गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वे एक पुराने से प्लेन में फ्रांस के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में नाइल पूछती है कि एंडी जैसे और कितने लोग हैं। जब एंडी कहती है कि सिर्फ 4, तो नाइल को लगता है कि एंडी उसे जबरदस्ती अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए ले जा रही है। जब एंडी पास में सो रही होती है तो नाइल चुपके से उसका हाथ सीट बेल्ट में फंसा देती है और पायलट पर पिस्तौल तान कर प्लेन घुमाने को कहती है। वह किसी भी हाल में पेरिस नहीं जाना चाहती। इस सिचुएशन में एंडी पायलट को गोली मारने का नाटक करती है और उसे रशियन भाषा में मरने की एक्टिंग करने को बोलती है। पायलट एंडी की बात मानकर प्लेन को नीचे की तरफ झुका देता है, जिससे नाइल घबरा जाती है और मजबूरन एंडी का हाथ खोल देती है, क्योंकि एंडी ने उसे बताया था कि सिर्फ वही प्लेन उड़ाना जानती है। लेकिन जैसे ही एंडी का हाथ खुलता है, पायलट वापस अपनी सीट पर जाकर प्लेन संभालने लगता है। यह देखकर नाइल बुरी तरह भड़क जाती है और एंडी के साथ फाइट शुरू कर देती। काफी देर तक दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है, जहां नाइल
जाना है। और यह बात समझ आने के बाद नाइल थोड़ी शांत होती है। इसके बाद वे फ्रांस पहुंचते हैं और एंडी उसे अपने सेफ हाउस ले जाती है, जहां नाइल की मुलाकात बुकर, निकी और जो से होती है। यहाँ नाइल को पता चलता है कि इन सब की उम्र सैकड़ों साल है और एंडी इनमें सबसे पुरानी है, यानी न तो इनकी उम्र बढ़ती है और न ही ये मरते हैं। हालांकि एंडी एक राज खोलती है कि उनके ग्रुप का एक सदस्य लाइकन वाकई में मर गया था। एक वक्त ऐसा आता है जब उनकी यह हीलिंग पावर काम करना बंद कर देती है, पर वह वक्त कब आएगा ये कोई नहीं जानता। उसी रात सोते समय नाइल एक खौफनाक सपना देखकर जाग जाती है। वह सबको बताती है कि उसने सपने में एक लड़की को लोहे के ताबूत में कैद देखा है जो समंदर की गहराई में डूबता जा रहा था। ये सुनते ही एंडी उदास हो जाती है। बाकी लोग नाइल को बताते हैं कि उस लड़की का नाम क्विनी था। सदियों पहले सिर्फ एंडी और क्विनी ही साथ थे। उस जमाने के लोग उन्हें डायन समझकर मारने की कोशिश करते थे, पर जब वे उन्हें मार नहीं पाए तो उन्होंने क्विनी को लोहे के ताबूत में बंद कर समंदर के बीचों बीच फेंक दिया। एंडी को भी कैद किया गया था, पर वह बच निकली। तब से एंडी के मन में क्विनी को न बचा पाने का पछतावा है। यह सब सुनकर नाइल फिर से वहां से जाना चाहती है, क्योंकि वह अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती थी। पर एंडी उसे समझाती है कि बाहर की दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अभी वे बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक जोरदार धमाका होता है। एंडी अंदर जाकर देखती है कि बुकर ग्रेनेड के हमले से बुरी तरह जख्मी पड़ा है। थोड़ी देर में बुकर को होश आता है और उसके घाव भरने लगते हैं। बुकर बताता है कि सैनिक निकी और जो को किडनैप करके ले गए हैं। एंडी बाकी सबको सिग्नल का इंतजार करने को कहकर खुद मैदान में उतर जाती है। बिल्डिंग में घुसे एक एक सैनिक को एंडी अपने खतरनाक फाइटिंग स्टाइल से मौत के घाट उतार देती। ये नजारा देखकर कोपली भी बुरी तरह डर जाता है। सबको खत्म करने के बाद एंडी बुकर और नाइल को लेकर वहां से निकल जाती है। उधर निकी और जो को किडनैप करने के बाद कोपली उन्हें सीधे मैरिक के पास ले जाता है। जब उन्हें जंजीरों में जकड़कर उसके सामने लाया जाता है तो मैरिक कहता है कि पूरी इंसानियत की भलाई के लिए अगर इन दोनों की बलि भी देनी पड़े तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। उसका मानना था कि निकी और जो के जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करके पूरी मानव जाति को अमर बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि अपनी आंखों से उनकी हीलिंग पावर का सबूत देखने के लिए वह सबके सामने उन दोनों पर चाकू से कई वार करता है। बाद में जब उन्हें बेहोश करके ले जाया जाता है तो कोपली मैरिक से कहता है कि इन दोनों का इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च के लिए होना चाहिए, न कि बिजनेस के फायदे के लिए। दरअसल कोपली अब धीरे धीरे पछतावे में डूब रहा था और उसे समझ आ रहा था कि मैरिक के इरादे नेक नहीं है। दूसरी तरफ एंडी बुकर और नाइल को लेकर फ्रांस की एक पुरानी खदान में छिप जाती है। वहाँ बैठकर वे कोपली तक पहुँचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक एंडी नोटिस करती है कि उसकी गर्दन का एक जख्म भर नहीं रहा है। दर्द कम करने के लिए वह एक फार्मेसी जाती है, जहाँ सेल्समैन उसकी हालत देखकर पट्टी कर देता है। अब एंडी को पक्का यकीन हो गया है कि उसका वक्त करीब आ गया है। यानी जिस तरह लाइकन ने अपनी हीलिंग पावर खो दी थी, वैसे ही एंडी की ताकत भी खत्म हो रही है। हजारों साल जीने के बाद आखिरकार उसकी अमृता खत्म होने वाली है। लेकिन एंडी को मौत से जरा भी डर नहीं लगता। वापस आने पर नाइल उसे अपने फोन में अपनी माँ की फोटो दिखाते हुए मिलती है। एंडी जब उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो नाइल बताती है कि उसके पिता यूएसए आर्मी में कमांडर थे और जंग के दौरान शहीद हो गए थे। उधर मैरिक के डॉक्टर्स निकी और जो पर अमानवीय टॉर्चर शुरू कर देते हैं। उनके टिश्यू सैंपल्स लिए जाते हैं और यह समझने के लिए कि उनकी हीलिंग पावर कैसे काम करती है उन्हें बेइंतहा दर्द दिया जाता है। यह सब देखकर कोपली मैरिक से पूछता है कि वह उन्हें कब तक कैद रखेगा। मैरिक साफ कह देता है कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों को भनक लग गई तो वे भी इनके पीछे पड़ जाएंगी। यानी निकी और जो को अब पूरी जिंदगी ये जुल्म सहना होगा। इधर पुरानी खदान में बैठे बैठे बुकर आखिरकार कोपली की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि निकी और जो को वहीं रखा गया है। एंडी कसम खाती है कि वह उन्हें किसी भी हाल में बचाकर लाएगी। जैसे ही एंडी की लोकेशन का पता चलता है वे सब इंग्लैंड के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद एंडी नाइल के हाथ में राइफल थमाकर उसे मिशन के लिए तैयार होने को कहती है, लेकिन नाइल इस बार मना कर देती है। उसे लगने लगता है कि इस मौत के खेल में अपनी जान जोखिम में डालना और लोगों को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। वह बस अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहती है, क्योंकि एक वक्त आएगा जब वह तो जिंदा रहेगी पर उसका परिवार नहीं। एंडी उसे उसकी मर्जी के हिसाब से जाने देती है, पर जाते जाते एक काम सौंपती है कि वह गाड़ी में रखे सारे हथियारों को कहीं दफना दे। एंडी की बात मानकर नाइल जब हथियार निकालने लगती है तो वह देखती है कि उसकी पिस्तौल की मैगजीन पूरी खाली है। तभी उसे याद आता है कि यह पिस्तौल बुकर ने रीलोड करके एंडी को दी थी और एंडी ने उसे। इसका मतलब बुकर ने जानबूझकर खाली पिस्तौल दी थी। क्या बुकर ही असली गद्दार है? नाइल का यह शक अगले ही सीन में सच साबित हो जाता है। एंडी और बुकर जैसे ही कोपली की लोकेशन पर पहुंचते हैं, एंडी देखती है कि कोपली सालों से उन पर रिसर्च कर रहा है। इससे पहले कि एंडी कुछ कर पाती, बुकर पीछे से उसे गोली मार देता है। अब यह साफ था कि बुकर कोपली और मैरिक के साथ मिल चुका है। बुकर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इस हजारों साल लंबी और स्वार्थी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसे लगा कि अगर मैरिक के साइंटिस्ट अमृता का राज ढूंढ लेंगे तो शायद उसे खत्म करने का तरीका भी मिल जाएगा। लेकिन बुकर को यह
नहीं पता था कि एंडी की हीलिंग पावर खत्म हो चुकी है। जब वह देखता है कि एंडी का जख्म ठीक नहीं हो रहा तो वह बुरी तरह डर जाता है और कोपली से उसे बचाने को कहता है। तभी वहां मैरिक अपने गुंडों के साथ विलन वाले स्टाइल में एंट्री मारता है। कोपली और बुकर उसे बताते हैं कि एंडी अब अमर नहीं है, पर वह उनकी एक नहीं सुनता। मैरिक का एटीट्यूड देखकर लिटरली किसी का भी खून खौल जाए। वह एंडी और बुकर को भी निकी और जो के बगल वाले बेड पर ले जाकर बांध देता है। बुकर सबको बताता है कि एंडी की पावर चली गई है, जिस पर निकी कहता है कि मौत तो सबको आनी है, चाहे वह 1000 साल बाद ही क्यों ना हो। इधर नाइल बुकर को ढूंढते हुए उसी बिल्डिंग में पहुंचती है और कोपली का सामना करती है। कोपली जब उसके पैर में गोली मारता है तब उसे एहसास होता है कि नाइल भी उन्हीं में से एक है। कोपली उसे बताता है कि सदियों से ये अमर लोग दुनिया को बड़ी तबाही और न्यूक्लियर हादसों से बचाते आए हैं, पर हमेशा गायब हो जाते थे, इसलिए लोग इन्हें एंजल्स समझते थे। कोपली की पत्नी कैंसर से मरी थी, इसलिए वह चाहता था कि इनकी रिसर्च से दुनिया की बीमारियां खत्म हो जाएं, पर उसने यह नहीं सोचा था कि मैरिक इतना बेरहम निकलेगा। अब कोपली का मन बदल जाता है और वह नाइल की मदद करने को तैयार हो जाता है। वह नाइल को उस लैब तक ले जाता है और उसे एंडी की वो पुरानी और खतरनाक कुल्हाड़ी भी देता है। नाइल अकेले ही लिफ्ट के जरिए 15वीं मंजिल पर पहुंचती है। वहां गार्ड्स उस पर गोलियां चलाते हैं, पर वह मरकर फिर जी उठती है और सबको ढेर कर देती है। सीसीटीवी फुटेज देखकर बाकी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। नाइल लड़ते भिड़ते सीधे मैरिक के सामने पहुंच जाती है। वहां गार्ड्स के साथ हुई मुठभेड़ में नाइल सबको खत्म तो कर देती है, पर उसकी पीठ से कुल्हाड़ी वाला बैग गिर जाता है, जिसे मैरिक उठा लेता है। इसके बाद नाइल अपना एक्सेस कार्ड इस्तेमाल करके प्राइवेट एलिवेटर से सीधा लैब में दाखिल होती है। लैब का डॉक्टर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर नाइल उसे पटककर ढेर कर देती है। फिर वह एक एक करके सबको आजाद करती है और सब मिलकर मैरिक की बैंड बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुकर अपने पछतावे की वजह से वहीं रुकना चाहता था, पर एंडी उसे सब भूलकर साथ लड़ने को कहती है। वह उसे समझाती है कि अगर आज मैरिक को नहीं रोका तो वह जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब ये सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और हर कमरे में ट्रेंड गार्ड्स इनका रास्ता रोकते हैं। वे गोलियों की बौछार करते हुए सबको खत्म कर रहे होते हैं कि तभी एक जबरदस्त ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। एंडी की हीलिंग पावर जा चुकी है, इसलिए वह किसी तरह कवर लेकर खुद को बचाती है। दूसरी तरफ एक गार्ड निकी और जो को लात मार रहा होता है, जिससे निकी की लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक मुकाबला चलने के बाद वह गार्ड निकी के मुंह में गोली मार देता है और भाग जाता है। यह सब देखकर एंडी का पारा चढ़ जाता है और वह कहती है, बहुत हुआ, अब मैं इसका अंत करके रहूंगी। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और गार्ड्स पर कहर बनकर टूट पड़ती है। इसी बीच निकी का जख्म भी भर जाता है। एंडी एक खतरनाक गार्ड से भिड़ती है और उसे काबू करके मैरिक की असली लोकेशन उगलवा लेती है। अपनी शक्तियां खोने के बाद भी एंडी ने जो फाइटिंग दिखाई वह वाकई हैरान कर देने वाली थी। अब बारी थी फाइनल फाइट की। वे मैरिक पर सीधा हमला करने के लिए दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां गार्ड्स की एक और टीम खड़ी थी। नाइल पहले अंदर जाना चाहती है, पर एंडी उसे रोक कर कहती है कि हमेशा वही आगे रही है और आज भी वही रहेगी। पर इससे पहले कि वे कुछ करते, निकी और जो दूसरी तरफ से कांच तोड़कर गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। वे उन्हें संभलने का एक मौका भी नहीं देते। जिस गार्ड ने निकी के मुंह में गोली मारी थी, जो उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे ऊपर पहुंचा देता है। सबको खत्म करने के बाद वे देखते हैं कि एलिवेटर नीचे जा रहा है। सबको लगा कि मैरिक भाग रहा है, इसलिए निकी और जो सीढ़ियों से नीचे भागते हैं। इस बीच एंडी नाइल से कहती है कि उसने नाइल के अंदर अपनी जवानी वाली आग देखी है। जब एंडी मर जाएगी तब नाइल ही इस टीम की जिम्मेदारी संभालेगी। अभी वे बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक मैरिक सामने आ जाता है और एंडी पर पिस्तौल तान देता है। एंडी के इशारे पर नाइल एक खाली गोली चलाती है, जिससे मैरिक का ध्यान भटक जाता है और एंडी झटके से उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मार देती है। मैरिक आखिरी कोशिश में एंडी पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी नाइल उसे पकड़कर 15वीं मंजिल से नीचे कूद जाती है। इतनी ऊंचाई से कार के ऊपर गिरने के बाद नाइल की हड्डियां लिटरली चकनाचूर हो जाती हैं, पर वह खुद को हील कर लेती है। वहीं मैरिक का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद वे सब दूर चले जाते हैं। नाइल फैसला करती है कि वह अब इसी टीम का हिस्सा रहेगी। वह कोपली की मदद से अपनी फेक मौत की खबर अपनी फैमिली तक पहुंचाती है ताकि वे सुरक्षित रहें। दूसरी तरफ एंडी गद्दारी के लिए बुकर को सजा सुनाती है कि अगले 100 साल तक वह टीम से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। आखिर में वे सब कोपली से मिलते हैं। एंडी उसे कहती है कि अब से उनके मिशन के जो भी सबूत या निशान बचेंगे उन्हें मिटाने की जिम्मेदारी कोपली की होगी, यानी उनकी पहचान गुप्त रखना अब उसका काम है। कोपली मान जाता है। कुछ दिनों बाद पेरिस में बुकर अकेला शराब पी रहा होता है और अपनी सजा काट रहा होता है। तभी नशे की हालत में घर लौटने पर उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, हेलो। यह औरत कोई और नहीं बल्कि क्वीनी है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।